हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे यूट्यूब के चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट के एग्ज़ाम में पहला को वीडियो के लिए आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्यारो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग, मैं विवेक यादव और मैं खुद जो है कि यूजीसी के लिए प्रिपरेशन आपको कराऊंगा और इसमें जियोग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन को बिल्कुल फ्री में पूरी ऑल यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो अपने आप से आप ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि मैं किस तरह से इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मित्र। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट, देखिए जैसे में जियोग्राफिकल थॉट आप देख पा रहे होंगे, ये जियोग्राफिकल थॉट से है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे यानी कि भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे। ठीक है, भौगोलिक चिंतन पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो यह जियोग्राफी है और जिस जियोग्राफी में एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ इन सारी चीज़ों को कवर करने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। जैसे में हम आज आपको बता रहे हैं होमर के बारे में। सबसे पहले यहीं से हम लोग शुरू करेंगे होमर। और होमर कौन थे, क्या थे और क्या इनकी रचना है और इन्होंने क्या कार्य किया जियोग्राफी के फील्ड में, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्र, चलिए अब देखिए भाई, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए, होमर यूनान का महान लोकप्रिय कवि था। होमर कहाँ का, एक मिनट दोस्त। अब देखिए होमर, जो ये होमर महोदय है, यह यूनान का एक महान लोकप्रिय कवि था। क्या थे, होमर महोदय जो है कि यूनान का, ठीक है, यूनान का एक महान कवि थे। ठीक है, देखिए उसकी कृतियों का प्रकाशन इलियड, इनकी जो कृतियाँ थी, इस कृतियों का प्रकाशन कहाँ होता है देखिएगा, इनके कृतियों का प्रकाशन इलिड, इनके कृतियों का प्रकाशन इलिड और ओडेसी नामक महाकाव्यों से हुआ। इलिडी और ओडेसी नामक महाकाव्यों से हुआ। ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध आप देख पा रहे होंगे। ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध की समय की बात की जाए, टार्जन के युद्ध, टार्जन, ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध यानी कि 1280 और 1280 और 1180 तक, यानी कि ईसा पूर्व तक, 1280 व 1180 के ईसा पूर्व तक यह कार्य चला। ठीक है, यह कार्य चला। चलिए ठीक है, अब देखिए ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध 1280 से 1180 के ईसा पूर्व तक चला कि वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान, यहाँ देखो कि वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचनाओं और जात विश्व को जानकारियों से पूर्ण है। सूचनाओं और जात विश्व को, पूरे विश्व को इस जानकारियों से परिपूर्ण बनाया गया, यानी पूरे विश्व को इसके बारे में जानकारियाँ दी गई। ठीक है, ये तो होमर महोदय के बारे में इस चीज़ रहा। ठीक है, अब जस्ट हम थोड़ा सा आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसके पहले क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा फिगर हो जा रहा है हमारा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए तीसरा, अब देखिए दोस्त इनको पढ़िए थोड़ा सा, होमर महोदय के बारे में ही पढ़ना है। अब देखिए होमर महोदय कहते क्या हैं कि होमर को पृथ्वी, होमर को, होमर पृथ्वी को महासागर,
नदी, यानी कि होमर महोदय जो थे ये पृथ्वी को महासागर, नदी से चारों ओर से घिरा वृत्ताकार मानते थे। चारों ओर से घिरा, देखिए चारों ओर से घिरा वृत्ताकार मानते थे। जो होमर महोदय थे यह महासागर, नदी से चारों ओर से घिरा, माने जो कहने का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है यानी जो पृथ्वी है ये चारों ओर महासागर और नदियों से क्या हुई है, घिरी हुई है। समझ रहे हैं कौन कहता है यहाँ पर, होमर महोदय कहते हैं। ठीक है, जस्ट आगे क्या कहते हैं सुनने का प्रयास करिएगा। वह आकाश की ठोस नतोदर तल को स्वर्गीय मेहराब समझता था। कौन, होमर महोदय क्या समझते थे कि वह आकाश को ठोस नतोदर तल को स्वर्गीय स्वर्गीय मेहराब जैसे इस चीज़ को समझाने का और समझने का प्रयास करते थे। कौन, होमर महोदय। ठीक है, अब देखिएगा जस्ट आगे चलते हैं। होमर ने अपनी कविताओं में कई बार व्यक्त किया, होमर महोदय ने अपनी कविताओं में कई बार यह व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है। सूर्य उदय महासागर नदी से होता है जो पुनः उसी में अस्त होता था। मैंने इनकी कहने का मतलब है कि सूर्य जो उगता है यह महासागर और नदियों से उगता है और फिर उसी में क्या होता है, अस्त हो जाता है यानी कि डूब जाता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, होमर महोदय। ठीक है, यहाँ से देखो ये होमर महोदय ये बात कहते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और जस्ट ये थर्ड है, फोर्थ में चलते हैं। थर्ड तो देख ही लिए, चलो फोर्थ देखो। फोर्थ में देखिएगा, चारों दिशाओं से प्रवाहित चार प्रकार की वायु भी होमर ने वर्णन किया। अब देखो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ये चीज़, देखो चारों दिशाओं से प्रवाहित चार प्रकार की वायु का भी होमर ने वर्णन किया। यानी कि होमर महोदय ने चारों दिशाओं यानी कि जो चारों दिशाएं थी, चारों दिशाओं यानी कि चारों दिशाओं से प्रवाहित चार प्रकार की वायु यानी जो हवा होता है, वायु होती है, इनको होमर ने वर्णन किया। क्या क्या किया देखो, पहले फर्स्ट समझने का प्रयास करिएगा क्या क्या कहा भाई। बाला देखिएगा यहाँ पर बोरस था, बोरस, ये बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति, ये बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी। यह बोरस जो है उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी जो आकाश को स्वच्छ बनाती थी। जो आकाश को क्या बनाती थी, स्वच्छ बनाती थी। यानी होमर महोदय कहने का मतलब है कि चारों दिशाओं से प्रवाहित चार प्रकार की वायु, यानी चारों दिशाओं से चार प्रकार की हवा बहती थी और होमर महोदय ने उसको समझाने का प्रयास किया और उसका वर्णन किया कि बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी, यानी बोरस जो है उत्तर से, उत्तर दिशा से, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, देखो ये पूर्व है, अरे भाई तो यहाँ पर चलिए नहीं रहा, यह तुम्हारा पूर्व हो गया, यह तुम्हारा पश्चिम हो गया, ये तुम्हारा उत्तर हो गया और ये तुम्हारा दक्षिण हो गया। ठीक है, तो होमर महोदय कहते थे कि बोरस, होमर महोदय कहते थे बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी। शक्ति यानी कि ऊर्जा, उसके पास इतनी एनर्जी थी कि शीत हवा थी, शीत हवा थी जो आकाश को क्या बनाती थी, स्वच्छ बनाती थी, फ्रेश बनाती थी। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यूरस की। किसकी बात करते हैं, यूरस की। देखो यहाँ पर यूरस है, यूरस, यूरस पूर्वी हवा उष्ण व सरल थी। जो यूरस हवा थी ये पूर्वी थी। ठीक है, यह हम बोरस उत्तर वाली थी और यूरस जो थे पूर्वी हवा उष्ण व सरल थी, मतलब कि सरल स्वभाव की थी, हल्की हल्की हवा थी। ठीक है, नोट देखो, नोटस, यहाँ नोटस देखो, यूरस जो कहाँ थी, पूर्वी, नोटस कहाँ थी, दक्षिणी। देखो यहाँ पर ये दक्षिणी, दक्षिण से प्रभावित तूफानी आर्द्र, अरे बाप रे बाप, ये बात की जैसे तूफानी, ठीक है, तूफानी आर्द्र और कभी कभी उग्र बन आगे बढ़ती थी। तूफानी आर्द्र, आर्द्रता समझ रहे हो ना, नमी। ठीक है, और कभी कभी उग्र यानी भयंकर रूप धारण कर लेती थी और इस तरह से भयंकर रूप धारण करके आगे बढ़ने का काम करती थी। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, और चौथी, और भाई जो चौथी थी, यहाँ देखिएगा जो चौथी थी आपकी, ये चौथी किस प्रकार की थी बाबू, समझो। चौथी जो थी ये जेफाइरस,
जेफाइरस, यहाँ देखो यहाँ पर है जेफाइरस। ये पश्चिमी हवा भयंकर, ये पश्चिमी भयंकर हवा थी जो झंझावात और चिपचिपी थी। किस प्रकार की थी? झंझावात और चिपचिपी प्रकार की पश्चिमी हवा थी। कौन? ये जेफाइरस। तो ये होमर महोदय ने इतना सारी चीज़ समझाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए जस्ट आगे चलते हैं। और दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और पूरी यहाँ पर जो कि भौगोलिक चिंतन यानी कि कंप्लीट जियोग्राफिकल थॉट में यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ही आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सारी बुकों से यहाँ पर मिलाया गया है और सारी बुकों से बनाया गया है। चलो ये फोर्थ है। फिफ्थ, अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स के बारे में। किसके बारे में? थेल्स के बारे में। होमर को मैंने समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके? थेल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू थेल्स, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स महोदय के बारे में। पहला यूनानी विचारक, देखो भाई, यह जो थे पहला यूनानी विचारक थेल्स। थेल्स कौन थे? पहला यूनानी विचारक, दार्शनिक व खोजी यात्री। दार्शनिक भी थे, खोजी यात्री भी थे। यह खोजी यात्री बेल्स था, थेल्स था। सॉरी यहाँ पर बेल्स हो गया है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम सही कर लें। यहाँ पर दोस्त ये बॉ नहीं करके ये थ होगा, थेल्स हो जाएगा, ठीक है। यह थेल्स है यहाँ पर, ठीक है। ये पहला यूनानी विचारक, दार्शनिक और खोजी यात्री थेल्स था। कौन? थेल्स महोदय। यह एक दार्शनिक था और यूनानी विचारक भी था, ठीक ना, यूनान पर विचार करने वाला, ठीक है। जिसने ज्यामिति की अनेक आधारभूत प्रमेयों को जन्म दिया। जिसने ज्यामिति की अनेक आधारभूत प्रमेयों को जन्म दिया। यह जो थेल्स था ये पहला यूनानी विचारक था, दार्शनिक और खोजी यात्री था, ठीक ना, जिसने ज्यामिति की अनेक आधारभूत प्रमेयों को जन्म दिया। पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स को जाता है। यदि पृथ्वी को मापने का जो श्रेय है, यानी कि जो पृथ्वी को मापने का जिसके ऊपर उपकार चला जाता है, यानी पृथ्वी को जिसने मापा था वो किसके ऊपर चला जाता है? तो भाई देखिएगा यहाँ पर थेल्स महोदय को जाता है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपनी मिस्र यात्रा में उसने कुछ पुरोहितों को कोण मापन करते देखा। जब वो मिस्र की यात्रा पर गया था, जब उसने मिस्र की यात्रा पर गया था तो अपने पुरोहितों को, उनके जो पुरोहित थे वो कोणों को क्या कर रहे थे? माप रहे थे। कोणों को माप रहे थे, जिसको इन्होंने देखा। वे आधार रेखा यानी बेस लाइन को माप रहे थे। किसको? आधार रेखा बेस लाइन को माप रहे थे और क्षेत्रफल का आकलन कर रहे थे। किसका? क्षेत्रफल का आकलन कर रहे थे। इनसे प्रेरित वन थेल्स ने, इनसे प्रेरित होकर के, किनसे? अपने पुरोहितों से, इनसे प्रेरित होकर वन थेल्स ने ज्यामिति व त्रिकोणमिति की अनेक समस्याओं को हल किया था। ज्यामिति व त्रिकोणमिति की अनेक समस्याओं को हल किया था। कौन? थेल्स। अब देखो, एक सूर्य ग्रहण की उसने तिथि मई की 28 तारीख ईसा पूर्व 585 घोषित की थी। क्या? एक सूर्य ग्रहण की उसने तिथि मई की 28 तारीख को घोषित किया था, ठीक है। 28 तारीख यानी कि 585 ईसा पूर्व घोषित किया था। किसने? थेल्स महोदय ने, ठीक है। अब चलो, थेल्स महोदय ने ये घोषित की थी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। थेल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाक्सिमेंडर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एनाक्सिमेंडर। मिलेटस में थेल्स का शिष्य एनाक्सिमेंडर हुआ। मिलेटस में
थेल्स का शिष्य कौन हुआ? एनाक्सीमेंडर। देखिए यहाँ पर साफ वर्डों में समझा दिया गया है कि मिलेटस में थेल्स का शिष्य एनाक्सीमेंडर था, माने कि एनाक्सीमेंडर ये थेल्स के बाद आए, ठीक है, थेल्स के बाद आए एनाक्सीमेंडर, तो ये इनके शिष्य थे, किसके? थेल्स के, ठीक ना, कौन? एनाक्सीमेंडर। देखिए जिसे बेबीलोनिया यंत्र जिसे बेबीलोनिया यंत्र जिसे बेबीलोनिया यंत्र नोमोन का यूनान जगत से परिचय कराने का श्रेय है, यूनान जगत से परिचय कराने का श्रेय है, ठीक है। 1 मिनट क्लास को ब्रेक करते हैं, अब ये इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए चला गया था, लेकिन चलिए अब फिर हम लोग अपने उसी जगह पर उसी रास्ते पर आ गए हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, और एक एक वीडियो और एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको सही बता दे रहा हूँ। इसको सही से आप देखने का प्रयास करिएगा, अगर इसको सही से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरा सीखने का प्रयास करेंगे इसमें। चलिए, मिलेटस में थेल्स का शिष्य एनाक्सीमेंडर हुआ, जिसे बेबीलोनिया यंत्र नोमोन के यूनान जगत से परिचय कराने का श्रेय है। कहाँ से? देखो, यूनान जगत से परिचय कराने का श्रेय चला जाता है, ठीक ना। अब देखो, यह यंत्र सूर्य घड़ी के समान एक सीधी स्थित छड़ी के से सूर्य की विभिन्न स्थितियों के माप, यानी कि यह जो यंत्र था, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, यह यंत्र सूर्य घड़ी के समान एक सीधी स्थिति छड़ी से सूर्य की विभिन्न स्थितियों के माप, उसकी छाया की लंबाई व दिशा के आधार पर दोपहर का सही अनुमान कराता था, यानी कि उसका आधार और दोपहर के सही अनुमान कराने का काम करता था, ठीक है। देखो, दोपहर का ज्ञान छड़ी की छोटी से छोटी छाया द्वारा लगाया जा सकता था। यहाँ से देखिएगा, दोपहर का जो ज्ञान छड़ी की छोटी से छोटी छाया द्वारा लगाया जा सकता था, इसकी सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा के मध्य रेखाएं ज्ञात होती थी। इसकी सहायता से उत्तर और दक्षिण दिशा की मध्याह्न जो रेखा है, मेरिडियन टाइम, ये हमको मेरिडियन लाइन जो है ये हमको पता चलती थी इसके बारे में। देखिएगा, अब देखो, विश्व मानचित्र को मापक पर तैयार करने की पहल, विश्व मानचित्र जो आपका वर्ल्ड मैप होता है, उस वर्ल्ड मैप को उस मापक पर तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो एनाक्सीमेंडर ने ही किया था। किसको श्रेय जाता है? एनाक्सीमेंडर को। यानी कि विश्व का जो मानचित्र है वो मापक उसको तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? एनाक्सीमेंडर। ये बनेगा, बात याद रखना, एनाक्सीमेंडर, ठीक है ना। इससे पहले किसने किया था? सुमेरियन के मानचित्र चित्रात्मक थे। किसके? सुमेरियनों के मानचित्र चित्रात्मक थे, जिनमें वे 2700 ईसा पूर्व में कुछ नगरों को दर्शा चुके थे। 2700 यानी कि यहाँ पर 2700 2700 ईसा पूर्व में कुछ नगरों को क्या किए थे? दर्शा चुके थे। इस मानचित्र में यूनान को विश्व केंद्र में दर्शाया गया था। मतलब कि जो मानचित्र था, इस मानचित्र में जो यूनान था, इसको कहाँ दर्शाया गया था? विश्व के केंद्र में इसको दर्शाया गया था। और वह वृत्ताकार तथा महासागरीय नदी द्वारा घिरा था। कैसा? वृत्ताकार। कैसा दोस्त? कैसा था? इस तरह का वृत्ताकार। कैसा था? देखो कैसा था, देखिएगा। और वह वृत्ताकार तथा महासागरीय नदी द्वारा घिरा था। थेल्स व एनाक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल की स्थापना करने वाला मानते थे, ठीक ना, मानते हैं, ठीक ना। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि एनाक्सीमेंडर ने यहाँ पर इतनी बातें को बता रखा था और ये सारे कार्य को कर रखे थे, ठीक है। तो ये एनाक्सीमेंडर से हमारा चैप्टर था। आगे चलिए देखते हैं क्या दे रखा है।
6 टाइम था, ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा 7 टाइम में, सेम इन टाइम। अब देखिए ये यहाँ इतना ही समाप्त होता है। इसके बाद हम थोड़ा इसको वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और यह मेरा चैनल है, और ये जो है कि ये मैं सारा कार्य करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है कि आपको बता दें कि अगर आप जो है कि बेलथरा रोड से बिलोंग करते होंगे, यानी कि अगर आप बेलथरा रोड से बिलोंग करते हैं या इसके नज़दीक से बिलोंग करते हैं, यानी बेलथरा रोड या इसके नज़दीक से बिलोंग करते हैं, तो आप आकर के हमारे पेपर फर्स्ट, यानी कि हमारे पेपर जो पेपर है वो पेपर फर्स्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। और बेहद कम से कम फीस में हम तैयारी कराते हैं। और आप मऊ हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, ला रोड हो, या बेलथरा रोड हो, या सिकंदरपुर क्षेत्र या नगरा से आप बिलोंग करते हैं, तो बेलथरा रोड में एक जगह का नाम भी मैंने नेम पे बता रखा था, हमारा चैनल, इस चैनल पर आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और वहाँ पर आकर के आप पेपर फर्स्ट की यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। अब पेपर सेकंड में होता क्या है दोस्त, कि पेपर सेकंड में आप या एमएड किए हों या मास्टर डिग्री कोई भी ले रखे हैं, तो उसमें सेकंड पेपर होता है। तो उस सेकंड पेपर में बच्चों की कहीं ना कहीं पकड़ होती है, और कहीं ना कहीं टीचर से पढ़ चुके होते हैं, किताबों की सहारा लेते हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट में होता क्या है बेटा, कि लॉजिकल रीजनिंग होती है और मैथमेटिकल पोर्शन होते हैं, और जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, ये जितने यूनिट होते हैं उस यूनिट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही हमारा स्कोर बनता है। ठीक है, तो इस स्कोर को कवर कराने के लिए मैंने पेपर फर्स्ट की बेलथौर में कोचिंग खोल रखी है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब पर सर्च करके उस चीज़ जगह पर जाने का आप जरूर प्रयास करें, और उस जगह पर आप क्या करें, पेपर फर्स्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, जो कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, सेट क्वालिफाई हो जाए, और जेआरएफ हो जाए आपका। ठीक है, अगर आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, एमएड की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ अनेक टीचर मौजूद हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, सब पीएचडी क्वालिफाइड है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने के लिए। और देखिएगा थोड़ा सा इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए दोस्त, 1 मिनट भाई, ठीक ना, इस चैनल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेहतरीन जो है कि नॉलेज पाने के लिए। और इस चैनल को बहुत, अगर आप कुछ प्रेम दुलार या प्यार देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो लाइक कर सकते हैं दोस्त। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि ये टीचर हमारे लिए कुछ काम करेगा, भविष्य में हमको आगे बढ़ाने का काम करेगा और बेहतरीन करने का काम करेगा, तो दोस्त शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं से जो है कि आपसे विदा लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे आपको फिर स्टार्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।